नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में गुरु की सभी ग्रहों के साथ युति का फलादेश कैसा रहेगा, इसको आज मैं समझाऊंगा। जब भी हम दो ग्रहों की युति का फलादेश करते हैं तो उसमें हम क्या क्या ख्याल रखते हैं। एक तो काल पुरुष की कुंडली का ख्याल रखना चाहिए कि काल पुरुष की कुंडली जो होती है वो मेष लगन की है, उसके अनुसार ग्रह किस भाव का स्वामी है, एक तो यह असर पड़ता है। दूसरा, जो दो ग्रह युति करते हैं उनके कारकत्व क्या हैं, क्या उनके कारकत्व जो हैं वो एक दूसरे को सूट करते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तीसरा, जो युति बन रही है वह किस राशि में है, भाव में है, यह तो निजी स्तर पे कुंडली देखने से पता चलेगा, लेकिन यह हम देख सकते हैं कि किस त्रिकोण में बन रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, किस त्रिकोण में गुरु की युति किस ग्रह के साथ बन रही है, उस हिसाब से हम अपने जीवन में बदलाव ला करके युति का अधिकतम लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले गुरु की युति की हम बात कर लेते हैं सूर्य के साथ में, और इसे मैं समझाऊंगा भी आपको। गुरु और सूर्य की युति हमेशा धन क्यों देती है, यह धन कारक क्यों हो जाती है। इसका कारण यह है कि गुरु और सूर्य की युति कुंडली में होती है तो आप जानते हैं कि इस कुंडली के अनुसार, इस युति के अनुसार गुरु हमेशा भाग्य का स्वामी बनता है और व्यय भाव का भी स्वामी बनता है, और सूर्य हमेशा पंचम भाव का प्रतिनिधित्व करता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सबकी कुंडली में यह फल मिलेगा। यानी गुरु और सूर्य की युति क्या होती है कि दो काल पुरुष के अनुसार दो त्रिकोण भावों के स्वामी की युति हो जाती है। और इसी के साथ साथ आप यह भी जानते हैं कि जो गुरु है यह धन भाव का कारक होता है और सूर्य कर्म भाव का कारक होता है, भाग्य भाव के भी कारक होते हैं गुरु। तो यहाँ पे क्या होता है, धन का कारक और कर्म का कारक दोनों की युति बन जाती है। साथ ही साथ दो त्रिकोण के भी स्वामियों की युति काल पुरुष से बन जाती है। इसलिए जिसकी भी कुंडली में सूर्य और गुरु की युति होती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में सीखने के लिए लालायित रहता है। और एक बहुत विशेष बात है कि ये लोग बहुत तगड़े स्वाध्यायी होते हैं, इनको ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है चीज़ों को सीखने के लिए। ये स्वयं की गलतियों से सीखते ही हैं, दूसरों की गलतियों से भी सीख करके अपने जीवन को सुधारने का काम करते हैं। ये किसी न किसी संस्था के अध्यक्ष हो सकते हैं, स्वामी हो सकते हैं, या नौकरी में हैं तो वहाँ पे इनको स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार मिले, इतना पावर इनको मिल जाता है जहाँ कहीं भी ये नौकरी में होते हैं। सूर्य चूंकि हमारी आत्मा है और गुरु ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा ज्ञान से भरी हुई होती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोग निरपेक्ष होते हैं। अगर बात न्याय की होती है तो अपने और पराये का भेद करके एनालिसिस करते हैं। अपने के लिए अच्छा, दूसरे के लिए बुरा, ऐसा ये लोग नहीं सोच सकते हैं। और इनकी बड़ी खूबी होती है कि ये चूंकि किसी न किसी धार्मिक संस्था के मालिक हो सकते हैं या किसी न किसी धार्मिक संस्था में दखल देने वाले, धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हो सकते हैं। सूर्य और गुरु की युति यानी हमेशा अच्छा फल देती है। अब इस युति में एक चीज होगा, अगर सूर्य और गुरु किसी भी भाव में एक साथ हैं तो या तो सूर्य आगे होगा या तो गुरु आगे होगा। अब यहाँ पे एक विशेष चीज़ क्या फल मिलेगा, मान लीजिए सूर्य 15 अंश का है और गुरु 13 अंश का है, तो गुरु पीछे चल रहा है, सूर्य आगे चल रहा है। सूर्य क्या है, आत्मा है, ज्ञान है, प्रकाश है, सूर्य जीवन है, सूर्य आपका आत्मविश्वास है, मान सम्मान है, आपकी यश और प्रसिद्धि है।
आपकी यश और प्रसिद्धि के पीछे पीछे कौन चल रहा है? गुरु का ज्ञान चल रहा है पीछे से। ये इस सूर्य को गाइड करेगा। ये गुरु जो आगे है उसके तत्व को पीछे वाला ग्रह अपनाता है। इसी प्रकार से अगर सूर्य पीछे होगा और गुरु आगे होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि दोनों ही फ्रेंडली प्लैनेट हैं एक तो, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु ज्ञान है, न्याय है। न्याय और ज्ञान का समावेश ऐसे व्यक्ति की आत्मा में हो जाता है। व्यक्ति धनी होगा, सुप्रसिद्ध होगा, धार्मिक चीजों से जुड़ा होगा, अपने पिता के सुख साधनों का ख्याल रखेगा। ऐसे व्यक्ति के कारण उसके पिता का नाम होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे बन जाती हैं। यानी सूर्य और गुरु की युति, गुरु अगर युति कर रहा है सूर्य के साथ तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन योर हॉरोस्कोप। अगर ऐसा व्यक्ति निरंतर अध्ययन करता रहे, गुरु और सूर्य की युति में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। गुरु अध्ययन का कारक ग्रह है, तो अपनी आत्मा को अध्ययन से, ज्ञान से भरते रहेंगे, आप उतने ही ज्यादा तरक्की के मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु के साथ में चंद्रमा की। अगर आपकी कुंडली में गुरु के साथ चंद्र की युति है तो पहली चीज तो ये दोनों फ्रेंडली प्लैनेट है। जब दो फ्रेंडली मित्र प्लैनेट एक साथ होते हैं तो वहां पे अपने आप कुछ अच्छा हो जाता है, यानी उनका फल अच्छा हो जाता है। गुरु और चंद्रमा की युति को आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गज केसरी। वास्तव में इसको राजयोग मान लिया गया। कोई भी लगन हो, कुछ भी हो, गज केसरी अपने आप में ही राजयोग। धन के लिए अच्छा, नाम के लिए अच्छा, प्रसिद्धि के लिए अच्छा। अगर व्यक्ति का लग्न ऐसा है जिसमें गुरु और चंद्रमा मित्र हों, गुरु या चंद्रमा लगन के मित्र हों, या आपकी जो राशि है उसके मित्र हों, तो इस गज केसरी योग का बड़ा अच्छा प्रभाव मिलता है। इतनी महिमा आखिर में क्यों गाई गई है गज केसरी की कि यह योग मिल जाए मिल जाए। विशेष रूप से मेष लगन, वृश्चिक लगन, सिंह लगन, कर्क लगन, धनु और मीन लगन के लिए यह बहुत ही शुभ हो जाता है। भर भर के धन यश प्रसिद्धि देता है। अन्य लग्नों के लिए भर भर के धन ना भी देगा तो धन घटने नहीं देगा। आर्थिक समस्याओं से मुक्त कराने का यह प्रयास करता है, ज्ञान देता है। क्यों? तो हमें सबसे पहले कारकत्व और काल पुरुष की कुंडली पे चलना होगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होता है और गुरु नवम भाव का स्वामी होता है। और हर जगह पराशर मुनि ने इसी चीज का बखान किया है, एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी योग करें तो राजयोग। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जिसमें ये युति बनती है उनकी कुंडली में अपने आप ही चौथे भाव और नवम भाव का कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक केंद्र का कॉम्बिनेशन और एक त्रिकोण का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बना बनाया मिला है। चतुर्थ भाव होता है सुख का। सुख, साधन, घर, बड़ी गाड़ी, लग्जरी, हर प्रकार के सुख साधन। चौथा भाव पब्लिक हाउस भी होता है, जनता का प्रिय। और नवम भाव भाग्य का है, भाग्य। और इन भावों के कॉम्बिनेशन के कारण से इसकी इतनी महिमा गाई गई है। दूसरा यह देखिए, चंद्रमा हमारा क्या होता है? मन। और गुरु क्या होता है? ज्ञान होता है। यानी ऐसे व्यक्ति के मन पे ज्ञान का रंग चढ़ता है। मन एक ऐसी चीज है ना कि वो प्लेन है, खाली है, जिसके साथ लगा देंगे वही सीख लेगा। आप किसी बालक को या अपने आप को पहलवान के साथ रहना शुरू करिए, थोड़े दिन बाद पहलवानी के 2-4 दांव पेच आपको भी पता चलेंगे। कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके साथ सिर्फ रहिए, वह काम कर रहा है, आप उसके साथ रहेंगे ना तो भी आप जान लेंगे कुछ ना कुछ कि ये क्या डिलीवरी क्या है, इंट्राडे क्या है। करें भले ना। यानी ये मन है, जिसका साथ करता है उसका रंग अपने ऊपर चढ़ा लेता है। तो गुरु और चंद्रमा की युति में व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है। ज्ञान किताबी ज्ञान की नहीं बात है, ज्ञान जीवन में हो, किस समय पे जीवन में क्या करना है, किसी के साथ कैसे डील करना है, कब कितना जो है आवेश दिखाना है, कब शांत रहना है, कब चीज़ों में पैसा लगाना है, कब निकाल लेना है, किस चीज़ में लगाना है, ये इन्हीं सब चीज़ों का ज्ञान मन में आ जाता है। व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, मन में ज्ञान का संचार होता है
तो मन क्या है, ये जो हमारे थॉट्स हैं, दिस इज मन, ये जो शरीर सजीव है ये सूर्य के कारण से है। और इस शरीर में मैं हाथ हिला रहा हूँ, भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, थॉट प्रोसेसिंग चल रही है, ये सब चंद्रमा है। तो ये जब थॉट प्रोसेसिंग में गुरु आ गया तो व्यक्ति का हाव भाव व्यवहार कितना अच्छा हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। आप बैठे हैं, 4 लोग आपके सम्मुख बैठे हैं, दे आर टॉकिंग टू यू, वे आपसे बात कर रहे हैं, अच्छा बुरा क्या है, उनकी बातों का अर्थ क्या है। अब गुरु चंद्रमा के साथ है तो आप ज्ञानी हैं, आप उनकी बातों को पकड़ेंगे। कोई आपके खिलाफ प्रपंच करेगा, षड्यंत्र करेगा, तो गुरु चंद्रमा की युति में ऐसे लोग अपने खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को भांप लेते हैं, सुख साधन से संपन्न होते हैं। ऐसे लोग अपनी माता को बहुत सुख देते हैं। सूर्य और गुरु की युति में पिता आपसे अच्छा सुख पा जाएंगे, ऐसा नहीं कि रंग माता नहीं ही पाएंगे, लेकिन फादर पे विशेष अटेंशन चला जाता है। वहीं गुरु चंद्रमा में माता पे विशेष अटेंशन चला जाता है। तो यह योग आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है कि सूर्य और गुरु की युति खत्म हो गई और चंद्रमा की। अभी लास्ट में हम बात करेंगे कि किस त्रिकोण में बना है और फिर उसके बाद क्या चेंजेस करके आप इन युतियों का अधिकतम लाभ ले सकते हैं। अभी लास्ट में मैं उस चीज को देखूंगा। तो सूर्य चंद्रमा, सूर्य और गुरु हो गया और गुरु चंद्रमा हो गया। गुरु और बुध का देख लीजिए। गुरु बुध नहीं, पहले मंगल आएगा। गुरु और मंगल की युति को देखते हैं, ये क्या फल देंगे। पहली चीज, ये दोनों फ्रेंडली प्लैनेट है, इसलिए पहला इंप्रेशन क्या है, अच्छा है। गुरु और मंगल की युति का अच्छा लाभ मिलता है। वैसे भी मंगल क्या है, हमारी शरीर की क्षमता है, मेहनत है, मांसपेशियां है, शरीर का जो बल है वो है, फिजिकल अपीयरेंस शरीर का, बॉडी बिल्डर है मंगल, सेनापति है ना। तो वो जा करके गुरु के साथ बैठा है। सेनापति गुरु के साथ जाएगा तो क्या करेगा, राजा के साथ है तो राज्य के बारे में प्लानिंग करेगा। और जब ये चला गया है गुरु के साथ में, गुरु का काम क्या है, सलाह देना। यानी सेनापति सलाह ले रहा है गुरु से, तो किसी आंतरिक मामले के लिए सलाह लेगा। बाहरी मामलों के लिए अगर सलाह लेना है तो वो राजा से या अन्य गुप्तचरों से मिलेगा। यानी कि गुरु और मंगल की युति में व्यक्ति का अपना निजी पारिवारिक जीवन अच्छा होने लगता है। मतलब होम मिनिस्ट्री, आंतरिक मामले व्यक्ति के अच्छे होने लगते हैं। यह पहली चीज है। मंगल पराक्रम का कारक है, वीरता का कारक है और ज्ञान का संग कर रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति पराक्रम और वीरता संभल के करता है, यानी व्यक्ति के अंदर उतावलापन खत्म हो जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मंगल लगन का स्वामी बनेगा, गुरु नवम का स्वामी बनेगा, अष्टम का भी बनेगा, लेकिन लग्नेश है तो अष्टम का फल होगा नहीं। गुरु 12वें का भी स्वामी बनेगा, यानी कि फिर से वही केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना। अगर नवम त्रिकोण है तो हमें लगन को केंद्र की तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। जब भी नामे या पांचवें, ध्यान दीजिएगा, जब भी नवम भाव या पांचवें भाव का स्वामी लगन से संबंध बनाएगा तो लगन जो है केंद्र की तरह ट्रीट करेगा, ना कि त्रिकोण की तरह। त्रिकोण की तरह कब ट्रीट करेगा, जब चौथे, 7वें और 10वें भाव या भावेश का संबंध लगन से बनेगा, तब ये त्रिकोण की तरह ट्रीट करेगा। और जब नवम पंचम का संबंध लगन से बनेगा तो ये लग्न केंद्र की तरीके से ट्रीट करता है। तो यहाँ पे नवमेश और लग्नेश की युति होने के नाते, और साथ ही साथ आप यह देखेंगे कि यहाँ से यह भाव पंचम पड़ता है, यहाँ से यह नवम पड़ता है, यानी दोनों में कौन सा कॉम्बिनेशन पड़ रहा है, त्रिकोणीय संबंध, नवम पंचम का संबंध पड़ रहा है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति तो पहली चीज शरीर से स्वस्थ होते हैं। इनकी शरीर अच्छी होगी, आयु अच्छी होगी, आरोग्य अच्छा होने वाला है, धार्मिक क्रियाकलापों से संलग्न रहने वाले होते हैं,
राजा के प्रिय होते हैं, या राजा मतलब आज के समय में क्या है, सरकारी अधिकारी जो हैं, नेता लोग जो शासन सत्ता में हैं, सरकारी जो प्रोजेक्ट है, इन सारे चीज़ों का इन लोगों को लाभ मिलता है। हवन करने वाले, यज्ञ करने वाले, धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने वाले होते हैं, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, ज्ञान विज्ञान की चीज़ों का प्रचार प्रसार करने वाले होते हैं। ऐसे लोग धनी होते हैं, सुखी होते हैं, पारिवारिक मामले काफ़ी अच्छे होते हैं, और ऐसे लोगों को भूमि का सुख, प्रॉपर्टी का सुख काफ़ी अच्छा मिलता है। यानी यह युति भी हमें काफ़ी अच्छा प्रभाव दे जाती है। अगर गुरु के साथ में बुध की युति की हम बात करें तो गुरु और बुध की युति क्या करेगा। गुरु क्या है, हमारा ज्ञान है, और बुध हमारी बुद्धि है। गुरु ज्ञान है, बुध बुद्धि है। देखिए, बुद्धि हमेशा जो है ना भटकाने का काम करती है जब तक उसके ऊपर किसी चीज का संयम ना लगे। तो बुध, ये जो हमारी बुद्धि है, ये हमें ऊहापोह में डालेगी। ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ आध्यात्मिक अच्छा है, फिर कभी कहेगा नहीं भौतिकता अच्छा है, कभी कहेगा भौतिक चीज़ों में क्या रखा है, चलो आध्यात्मिक हो जाए। आध्यात्मिक हो गए तो कहेगा चलो अब क्यों पूजा पाठ इतना कर रहे हैं, कुछ होता नहीं है। तो जब गुरु का साथ मिलता है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, क्योंकि गुरु ज्ञान है और ज्ञान का संचार बुद्धि में हो जाएगा। और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जब आप देखते हैं तो बुध तीसरे भाव का स्वामी होता है, छठे का होता है, गुरु नवम का होता है और 12वें का होता है। तो ऐसे में संबंध जरा देखिएगा कि गुरु का और बुध का कैसे बन रहा है। बुध की ये राशि गुरु की इस राशि के ठीक सामने होती है, 7वां संबंध बनता है, 7th, और यहाँ से जब देखेंगे तो भी 7वां संबंध बन रहा है। इन दोनों का एक विशेष चीज़ देखिए, इसका संबंध आपने इसका संबंध लिया, अब इसको इससे जोड़ेंगे तो कौन सा संबंध बनेगा, 10th संबंध। मिथुन से मीन राशि क्या है, 10वीं है, और ये यहाँ से क्या है, 4थी है। 4th एंड 10th का कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ से इसको जोड़िए चाहे यहाँ से इसको, यहाँ से अगर गिनते हुए आएंगे तो ये राशि कौन सी पड़ेगी, 10th, और जब यहाँ से देखेंगे तो 4th, यानी 10th और 4th का संबंध यहाँ पर बुध और गुरु की युति से बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी केंद्रीय संबंध होता है, दोनों का एक दूसरे पर केंद्रीय प्रभाव होता है। गुरु और बुध की युति वास्तविक रूप से व्यक्ति को बौद्धिक काम करने के लिए इस धरती पर भेजा गया है। व्यक्ति शिक्षा देने के लिए, लोगों को ज्ञानवान बनाने के लिए, ऐसी चीज़ें जो स्टडी वाली चीज़ें हैं, ज्योतिष हो गया, अध्यात्म हो गया, वास्तु हो गया, टीचिंग प्रोफेशन हो गया, ट्रेनिंग से संबंधित प्रोफेशन हो गए, इन सारे प्रोफेशन के लिए ऐसे व्यक्ति, पत्रकारिता वगैरह, लेखन से जुड़ा हर चीज़ हो गया, पब्लिकेशन हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए ये लोग पैदा हुए हैं, पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं। लोगों को जितना ये ज्ञान का सुख देंगे उतना ही इनका पर्सनल लाइफ सुखी होता चला जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि गुरु जो है ये भाग्य भाव का कारक होता है काल पुरुष में, और ये बुध जो हो गया ये हमारे तीसरे परिश्रम का, और तीसरा भाव हमारी कम्युनिकेशन का भी होता है, जो संचार के साधन है उसका भी होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। ऐसे लोग बहुत उच्च कोटि के ज्ञानवान होते हैं, जिसके कारण से इनकी नौकरी में इनकी वैल्यू हमेशा बहुत बढ़ी हुई रहती है। ऐसे लोग अपनी शर्तों पे नौकरी करते हैं। यानी कुल मिलाकर के बुध और गुरु की युति जो है इस चीज को, ब्रेन को बहुत उच्च स्तर पर लेकर के चली जाती है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बुध छठे का कारक है, गुरु धन का कारक है। तीसरा भाव किसका है, मेहनत का है, परिश्रम का है। अगर गुरु और बुध की युति है और कोई आपसे पूछे कि मुझे धन कैसे आएगा, मुझे धन चाहिए गुरुजी, मेरा ये दिक्कत है, इतना धन मुझे कहाँ से मिले, तो उनसे एक ही चीज़ बोलिए कि मेहनत करो।
क्योंकि तीसरा भाव क्या है, मेहनत का। अगर आप अपने काम को 2 घंटे का समय दे रहे हैं तो उसे 4 घंटे का समय दे दीजिए, आमदनी आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। अगर बुध और गुरु की युति है, यही युति शुक्र और शनि के मामले में काम करती है। 2 युतियों को आप याद रखिएगा, बुध और गुरु की युति, शुक्र और शनि की युति में जितना आप समय दे देंगे उतना ही ज्यादा आप गेन कर लेंगे। 2 घंटे का अगर आप अपने काम को समय देना शुरू करिए, 10 दिन सिर्फ 2 घंटे शाम काम को समय दीजिए, देखिए आमदनी घट जाएगी। 4 घंटे देना शुरू करिए, 10 दिन बाद देखिए आमदनी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो बुध और गुरु की युति, शुक्र और शनि की युति बताती है जितना समय दे देंगे काम को, जितना इफर्ट लगा देंगे उतना पा लेंगे। लिमिटलेस है। थके हुए हैं मत काम करिए, शरीर को आराम दे लीजिए, आर्थिक आराम भी हो जाएगा, अर्थ भी आराम करेगा आपका। शरीर को थका लीजिए, मेहनत कर लीजिए, परिश्रम कर लीजिए, शरीर मतलब अपने काम पे, शरीर तो लगेगा ही लगेगा भैया, दर्द हो रहा है, थके हैं, सुस्त पड़े हैं ऑफिस में ही लैपटॉप लिए पड़े हैं तो थके से हुए हैं, तो यह युति आपको वही थका थका धन भी देगी। तो यह युति काफी अच्छा प्रभाव देती है। अगली युति पे चलते हैं, गुरु के साथ गुरु की युति तो होगी नहीं, गुरु के साथ में अब हमें मिलेगी शुक्र की युति। गुरु और शुक्र की युति ये दोनों फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है। गुरु जो है ये जो है आध्यात्म है और ये क्या है, भोग है, लग्जरी है। तो इन दोनों की युति मीन राशि में तो अच्छी हो जाती है क्योंकि दोनों यहाँ पर कुछ न कुछ बली होने लगते हैं। लेकिन अन्य राशियों में गुरु और शुक्र की युति होने पर व्यक्ति आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच उलझन में रहता है। लेकिन इसका एक लाभ क्या है कि गुरु क्या है, श्रृंगार है, रस श्रृंगार रस है और गुरु ज्ञान है। ऐसे लोग अगर आध्यात्मिक भी होते हैं ना तो उसमें भी श्रृंगार और सुंदरता ढूंढते हैं। जैसे कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वे ईश्वर की आराधना करेंगे कि उनके मन में ये रहेगा कि ईश्वर जो है सर्वश्रेष्ठ है, बहुत उसके वह सबको कंट्रोल किया हुआ है, सर्व जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, मतलब वो मैं भी ईश्वर हूँ, वो भी ईश्वर है, हर जगह ईश्वरवादिता को देखेंगे, सबको नमस्कार प्रणाम, मतलब ये वास्तविक जो है मोक्ष वाला ज्ञान देता है। लेकिन जब गुरु और शुक्र की युति रहेगी तो व्यक्ति ऐसा भक्त बनेगा, जैसे कन्हैया का भक्त है तो कन्हैया को सजाएगा, संवारेगा, सुंदर बनाएगा। मतलब वह अगर गुरु शुक्र की युति है तो व्यक्ति जो है आध्यात्मिक मामलों में बहुत ब्रॉड नहीं होता है, वह मूर्तियों में अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मतलब उसमें भी सजावट देखेगा, प्रशंसा करेगा, ये सारी चीजें करेगा। वहीं पर गुरु जो है सीधे सीधे क्या कहता है कि भगवान शिव का कोई स्वरूप नहीं है, नमस्कार, मन में ध्यान करेगा। जब गुरु के साथ शुक्र है तो व्यक्ति मानसिक ध्यान नहीं कर पाएगा, उसको एक मूर्ति बनाएगा, एक छवि बनाएगा, सुंदर सुंदर उसको अपने हिसाब से सजाएगा, मानसिक ही करेगा तो सुंदर छवि बना करके, मतलब जो भी भक्ति भावना करेगा उसमें सुंदरता का रूप शामिल करेगा। अगर गुरु और शुक्र की युति है तो यहाँ हम कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखते हैं तो क्या होने वाला है। यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले गुरु जो है नवम और द्वादश का पड़ेगा और शुक्र कहाँ का पड़ेगा, 2 और सप्तम का पड़ेगा। यहाँ पे 1 होगा, 2 3 4 5 6 10 11। किन किन भाव के स्वामियों की युति हो रही है कालपुरुष के अनुसार, द्वितीय भाव के स्वामी की और यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी की युति होगी और 12वें 9वें के। तो पहले परस्पर संबंध देख लीजिए। यह संबंध खडाष्टक में पड़ रहा है। जो शुक्र की द्वितीय राशि है काल पुरुष के अनुसार दूसरे भाव में पड़ने वाली जो राशि है ये और बृहस्पति की ये राशि परस्पर एक दूसरे से खष्टम और अष्टम पड़ती हैं। उसी प्रकार से ये राशि शुक्र की और बृहस्पति की ये राशि खडाष्टक योग में पड़ती है। कॉम्बिनेशन क्या पड़ रहा है,
6/8 का पड़ रहा है। और जब दूसरी राशियों से जोड़ेंगे, बृहस्पति शुक्र की इस राशि का संबंध बृहस्पति की इस राशि से, तो 3 और 11 का संबंध बनेगा। यहां से ये राशि तीसरी है, यहां से ये राशि 11वीं है। उसी प्रकार से इसका और इसका भी जोड़ा जा सकता है। तो 2 संबंध हमें मिले, खडाष्टक और त्रिएकादश। इस संबंध से हमें क्या पता चलता है? खडाष्टक तो बुरा है, यानी कि गुरु और शुक्र की युति हमारे जीवन में बुरा परिणाम ले आती है। ऐसे व्यक्ति किसी को पैसा उधार दे देते हैं तो पैसा वापस मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे लोग अगर अत्यधिक आध्यात्मिक होते हैं तो उनको दिक्कत होने लगती है। अत्यधिक आध्यात्मिकता से ऐसे लोगों को बचना पड़ेगा जीवन में सुख का रंग, भौतिक जीवन का लाभ उठाने के लिए। 6 क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का होता है। अष्टम क्या होता है? ये भी वही है, पतन और अपयश। तो ऐसे लोग क्या करें कि बीमारियों से दूर रहने का प्रयास करें। कुछ ऐसी बीमारियों से जो संसर्गजन्य हो सकती हैं उनसे बचने का प्रयास करें। ऐसे लोग क्या करें कि अष्टम भाव गहराई का भाव होता है और गुरु क्या होता है? ज्ञान का। तो ऐसे लोग ज्ञान की गहराई तो पाएंगे, लेकिन वह ज्ञान की गहराई आध्यात्मिकता के बजाय भौतिकता का होगा, सुंदरता का होगा, प्रेम का होगा, उस चीज की गहराई मिलेगी। 3 और 11 का संबंध क्या बताता है? शुक्र से तीसरा पड़ेगा बृहस्पति का और बृहस्पति से एकादश पड़ेगा शुक्र का। यानी एकादश क्या होता है? लाभ का होता है। यहाँ से ये एकादश पड़ रहा है, गुरु क्या है? ज्ञान है। यानी ऐसे लोगों को ज्ञान का लाभ जो होगा वह भौतिक चीजों से होने वाला, यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह योग विशेष रूप से अच्छा नहीं है। और पैसा कमाने के लिए इन लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। गुरु शुक्र की युति व्यक्ति को घर और गाड़ी का सुख बड़ा अच्छा देती है, क्योंकि ये दोनों शुभ ग्रह एक साथ रहेंगे तो इनकी दृष्टि भी एक साथ किसी न किसी भाव पे पड़ेगी, और जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से जुड़ा हुआ सुख जीवन में अच्छा होता है। और अक्सर गुरु शुक्र की युति में व्यक्ति कभी बेघर नहीं होता है और बिना वाहन के नहीं रहता है, यानी अच्छा वाहन और अच्छा घर, इन दोनों चीजों का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु और शुक्र की युति है अपनी भौतिक उन्नति पर ज्यादा ध्यान दें और पूजा पाठ करें तो उसमें जो है निराकारता ना लाएं, बल्कि अच्छे रूप से भगवान को, अपने इष्ट देव को सजाएं, भोग लगाएं, यानी मूर्ति की पूजा अधिक करके ये लोग अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं गुरु और शनि की युति। गुरु और शनि की युति से क्या होता है? गुरु ज्ञान है, शनि न्याय है। गुरु ज्ञान, शनि न्याय। काल पुरुष के अनुसार भाव के स्वामी, काल पुरुष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि शनि जो है दशम और एकादश है, गुरु भाग्य है। गुरु क्या है? ये हो गया आपका नवम और शनि हो गया दशम और एकादश। दशम क्या होता है? कर्म होता है। एकादश मनोकामनाओं की संसिद्धि होती है और नवम भाग्य होता है। तो गुरु और शनि की युति किसी भी कुंडली में हो तो धन योग अपने आप बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि त्रिकोण का स्वामी कर्म के स्वामी के साथ युति करे तो अच्छा योग, लाभ भाव का स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ युति करे तो धन योग। गुरु और शनि की युति धन देने वाली युति होती है। गुरु ज्ञान है और शनि क्या है? अंधकार है। यानी ऐसे व्यक्ति का जीवन अंधकार से निकल करके ज्ञान की तरफ जाता है। विशेष बात, ऐसे लोग दूसरों के जीवन को, कोई होपलेस है, निराशा में है, परेशानी में है,
उनको बाहर निकाल करके ले आते हैं। ऐसे लोग न्याय विभाग से जुड़े हुए हो सकते हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसे लोग गुरु के अंदर ज्ञान, शनि के अंदर न्याय है, वकालत के क्षेत्र में एक्सपर्ट हो सकते हैं, बीमारियों के एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्योंकि शनि रोग का भी कारक होता है। ऐसे लोगों का जो भाग्य है वह उनके अन्य मामलों में काम करे या ना करे, लेकिन काम के मामले में, कार्य क्षेत्र के मामले में भाग्य ज़्यादा साथ देता है। पारिवारिक कोई मैटर है, अन्य कोई मैटर, उसमें भाग्य साथ दे या ना, लेकिन कार्य के मामले में भाग्य का साथ इन लोगों को अधिक मिल जाता है। वहीं पर ऐसे लोग कभी कभी बाहर से धन कमा लेते हैं, अपने राज्य के बाहर से हो गया, देश के बाहर से, यानी बाहर से पैसा निकालने में ये लोग सफल होते हैं। ऐसे लोग जिनका गुरु शनि एक साथ बैठा हुआ होता है, ऐसे लोग अपने पिता के लिए अच्छे सेवक की तरीके से काम करते हैं, क्योंकि शनि सेवक भी है, नवम भाव पिता का है, दसम भाव कर्म का है, तो ऐसे लोग अपने कर्मों से पिता को सुख भी देते हैं। गुरु के साथ राहु और केतु की युति होने पर चांडाल दोष बनता है। गुरु के साथ राहु अगर बैठ रहा है तो यह महत्वपूर्ण है कि राहु और गुरु किस भाव में बैठ रहे हैं। देखिए, गुरु तो धनु और मीन राशि का स्वामी है, लेकिन राहु कुंडली में जिस भाव में बैठा होता है ना, उसी भाव का स्वामी हो जाता है। तो राहु के साथ गुरु किस भाव में बैठा है यह जरूरी है देखना। धन भाव में अगर गुरु और राहु बैठ रहे हैं तो यहाँ पे गुरु नवम और 12वें का प्रतिनिधित्व करेगा ही करेगा काल पुरुष से, लेकिन राहु जिस भाव में बैठता है उसी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी गुरु के साथ राहु का होना 6ठे में, 8वें में और 12वें में बन रहा है तो यह खराब कॉम्बिनेशन है। लेकिन कुछ जगह पर अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, राजयोग देगा, या चांडाल दोष का अपना अलग प्रभाव है। शिक्षा में व्यवधान आएगा आपके जीवन में, चूंकि राहु जो है चांडाल भी है और गुरु ज्ञान है और गुरु धन भी है, प्रेम है। तो ऐसे में कभी कभी आपके कुछ ऐसे लोग आपको आपके परिवार के खिलाफ भड़काएंगे। गुरु राहु की युति में शिक्षा में व्यवधान आएगा। कभी भी ज्ञानी लोगों के बीच में जब बैठने का समय आएगा, कुछ ज्ञान अर्जन का आएगा सत्संग में, तो वहाँ से मन ऊकेगा, मन वहाँ पे जल्दी लगेगा नहीं। लेकिन अगर यह युति आपकी गुरु और राहु की चांडाल दोष, इसको भले बोलते हैं, लेकिन यह लगन में है, चतुर्थ में है, सप्तम में है, दसम में है, तो यह शुभ प्रभाव भी देती है। क्यों? क्योंकि ऐसे में अगर राहु केंद्र में बैठेगा तो केंद्र का स्वामी हो जाएगा, जिस भाव में बैठता है उस भाव का स्वामी। और गुरु क्या है? नवम का स्वामी है। तो नवम के स्वामी के साथ अगर राहु केंद्र में बैठा तो खुद केंद्र का स्वामी हुआ, गुरु नवम का हुआ काल पुरुष के अनुसार, और केंद्र और त्रिकोण की युति से राजयोग बना। वहीं अगर आप इस राहु को देख लीजिए, 6ठे भाव में बैठा है तो राहु 6ठे का स्वामी हो गया और गुरु इसके साथ आया, यानी भाग्य का स्वामी एक तो 6ठे भाव में और राहु 6ठे भाव के स्वामी जैसा परिणाम देगा। वही अष्टम में, वही द्वादश में भी होगा। तो राहु और गुरु की युति बुरी भी है और कुछ भावों में अच्छी भी है। अगर आप डिग्री कली देखें, राहु और गुरु की युति है किसी कुंडली में, और राहु और गुरु की डिग्री देख लीजिए, गुरु 15 अंश का है, राहु 18 अंश का है। अब यह युति आपको अच्छा परिणाम दे रही है कि बुरा? जब भी राहु की डिग्री अधिक होगी गुरु से तो आपको भयंकर चांडाल दोष का परिणाम मिलेगा, क्योंकि राहु 18 से कहाँ चलेगा? 17 उल्टा चलता है ना, 16, 15, यानी राहु उल्टा चलेगा और गुरु आगे बढ़ेगा। 15 से कहाँ जाएगा? 16, 17, यानी गुरु राहु की तरफ जा रहा है और राहु गुरु की तरफ आ रहा है। यानी गुरु ज्ञान जो है, गुरु ज्ञान चांडाल की तरफ बढ़ रहा है और चांडाल गुरु की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में यह युति ज़्यादा बुरी होती है। वहीं अगर गुरु 15 अंश का है और राहु 12 अंश का है
तो गुरु 15 से 16 जाएगा, हालांकि गुरु वक्री होगा तो सिनेरियो बदल जाएगा, 15, 16, 17 जाएगा और राहु 12 से 11, 10, यानी गुरु आगे उधर बढ़ जा रहा है और राहु इधर आगे, दोनों ने मार्गों को बदल लिया है। यानी जब राहु के अंश अधिक होंगे तो ज़्यादातर आपके जीवन में अंधकार, निराशा, परेशानियां, ऑप्टिमिज्म की कमी, आशावाद की कमी, लेकिन जब राहु निकल गया, गुरु आगे निकल गया है, दोनों की डायरेक्शन अलग हो चुकी है, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमेशा कोई ना कोई एक होप भी लाइफ में बनी रहेगी। गुरु के साथ में केतु को देख लीजिए। केतु क्या है? अच्छा, राहु और गुरु की युति में व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट हिज नॉलेज, अपने नॉलेज का इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि राहु भ्रम है, गुरु ज्ञान भी है। धन का सदुपयोग कैसे करना है, इसमें भी भ्रम आ जाता है। राहु, गुरु और केतु की युति। केतु क्या है? डिटैचमेंट है। गुरु और केतु भी यही काम करता है, जिस भाव में बैठता उस भाव का स्वामी है। यानी गुरु और केतु की युति केंद्र में होने पर अच्छा प्रभाव भी मिलता है, धन योग बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुरु क्या है? धर्म है और ज्ञान है, और केतु मोक्ष है। धर्म ज्ञान है ये गुरु, और केतु क्या है? मोक्ष है। बताइए क्या क्या शामिल हो गया? धर्म, मोक्ष, ज्ञान, यानी ऐसी चीजें शामिल है ना जो आध्यात्मिकता को बढ़ावा दें। गुरु और केतु की युति हो और व्यक्ति आध्यात्मिक ना हो तो तरक्की नहीं कर सकता, सुखी हो ही नहीं सकता। गुरु और केतु की युति हो तो व्यक्ति क्या करे? डिटैच रहे। केतु अलगाव कराता है, केतु काटता है। तो अगर आप भौतिकता से जुड़ेंगे, जितना मोह से जुड़ेंगे, मोह में फंसेंगे, केतु उतना ही काटेगा और दुख होगा तब। इसीलिए गुरु और केतु की युति हो तो बिना कोई लक्ष्य निर्धारित किए कि हाँ ये काम करूंगा तो इतना पा जाऊंगा, घर बनवाना है तो बनवाइए, पहले से ना सोचिए इतना बड़ा बनवाऊंगा, ये बनाऊंगा लोगों को दिखाने के लिए। जहां ही आपने लोगों को दिखाने के लिए काम शुरू किया, आसक्ति जैसे आई, तुरंत आपको दुख मिलेगा। गुरु और केतु की युति में आसक्ति रहित हो जाइए, आडंबर और दिखावे से बचिए, फिर खूब तरक्की होगी। दिखावे का काम कभी नहीं करना है, चाहे इनकी युति हो, चाहे ये एक दूसरे को देख रहे हो कुंडली में। गुरु और केतु की युति व्यक्ति को मोक्ष देने का भी काम करती है। गुरु और केतु की युति हो तो व्यक्ति हमेशा जब भी कुछ करे आध्यात्मिक बना रहे, मोक्ष जिन चीज़ों से मिलना है, कर्म ना बिगड़ने पाए, इन चीज़ों का ख्याल रखें। अब यहाँ पर एक विशेष बात देखिए, जो हमारे 12 भाव हैं कुंडली के, वे कुछ न कुछ त्रिकोणीय संबंध एक दूसरे से बनाते हैं, जिसके आधार पे यह कहा गया है कि जो लगन है ये हमारा कौन सा त्रिकोण है? धर्म। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, ये अर्थ है, ये काम है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब जो आपके जिन ग्रहों की भी युति है गुरु से, अभी आप समझ जाएंगे कि जीवन में क्या करने से आप सुखी हो जाएंगे। जब भी 2 ग्रह युति करेंगे तो आप यह देखिए कि आपके जैसे गुरु की युति हो रही है, तो आप सबसे पहले यह देखो कि गुरु किस त्रिकोण में है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में क्या है? धर्म में है, अर्थ में है, काम में है। काम मतलब मेहनत, परिश्रम, और ये फिर मतलब ये अटैचमेंट, आसक्ति देता है। मोक्ष, गुरु किस में है, और गुरु के साथ जो ग्रह बैठा है वह किस में है? वह भी इन्हीं में से किसी एक त्रिकोण में होगा, धर्म में, अर्थ में, काम में या फिर मोक्ष में। अगर दोनों ही ग्रह धर्म में बैठ गए, गुरु और जो गुरु के साथ जो युति कर रहा है वो, तो समझिए इस चीज को जीवन में अपनाना है। धर्म है और अर्थ है, दोनों हो गया, तो अपना अर्थ धर्म में लगाइए। गुरु मान लीजिए धर्म में है और दूसरा ग्रह जो गुरु के साथ है वो अर्थ त्रिकोण में है, तो आप ये जान लीजिए कि धर्म और अर्थ का कॉम्बिनेशन जीवन में बनाना है। गुरु अर्थ में बैठा है, दूसरा ग्रह धर्म में है, तो ये समझ लीजिए धर्म अर्थ का कॉम्बिनेशन आपको अपनी लाइफ में बनाना है। गुरु
अर्थ में है और अगला ग्रह काम में है। तो आपको यह समझना है कि आपको अपने जीवन में धर्म और काम का कॉम्बिनेशन बनाना है। यानी अपने काम मतलब होता है आसक्ति, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, लक्ष्य है कोई, तो उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा। आप अपने वर्क में, काम में, आसक्तियों में, प्राप्तियों में जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ भी देखना चाहिए। अब गड़बड़ी कहाँ होती है, मान लीजिए इसमें दो कॉम्बिनेशन बड़े गड़बड़ होते हैं। कौन कौन से? भौतिक जीवन के लिए, साधु संतों के लिए नहीं गड़बड़ होंगे। आपका गुरु जो है धर्म त्रिकोण में हो, या आपका गुरु मोक्ष त्रिकोण में हो, और जो दूसरा ग्रह इसके साथ बैठा है वह भी इसी में से किसी में हो, धर्म में हो चाहे मोक्ष में। यानी गुरु प्लस जो दूसरा ग्रह है वे दोनों धर्म या मोक्ष त्रिकोण में पड़ जा रहे हैं, तब वहां पे व्यक्ति का भौतिक जीवन पीड़ित होता है। क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये कॉम्बिनेशन आपको दुख तकलीफ दे करके आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का भुगतान करवाती है, यानी आपके कर्मों को काटती है, खत्म करती है। मोक्ष मतलब होता है डिटैचमेंट, यानी ये चीज आप जिसमें आसक्त हुए वहां से आपको दुख देने का काम करेगी। तो ये भी देख लेना चाहिए। वैसे अगर आप काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किन किन भावों का। मान लीजिए कुंडली में सूर्य और गुरु की युति है, गुरु यहाँ है, सूर्य यहाँ है, तो ये फल तो मैंने शुरू में बताया, ठीक है। लेकिन अब ये युति संकेत क्या दे रही है कि जीवन में किस चीज को बढ़ाने से आपकी उन्नति हो जाएगी। गुरु और सूर्य की युति है। अब देखिए काल पुरुष की कुंडली बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे किसी न किसी भाव में युति बनेगी। गुरु सूर्य की ही नहीं, गुरु के साथ जो ग्रह है उसी को ले लीजिए। अब यहाँ पे हमें देखना है गुरु कहाँ बैठा है, काम वाले त्रिकोण में। ऐसे लिख लीजिए किस चीज का महत्व अधिक है जीवन में। सूर्य कहाँ बैठा है, काम त्रिकोण में। आगे बढ़िए, सूर्य किस त्रिकोण का स्वामी है, धर्म त्रिकोण का। और गुरु किस त्रिकोण का स्वामी है, धर्म त्रिकोण का। और अगली राशि भी लिखिए, मोक्ष त्रिकोण का। कौन सी चीजें सबसे अधिक आई? मोक्ष 1 बार है, धर्म 2 बार है, काम 2 बार है। अपने काम में धर्म को शामिल करिए, धर्म के अनुरूप काम करिएगा। ऑफिस में अगर कोई है, किसी से गलती हो रही है तो वहां धर्म का पालन करिएगा, न्याय सही से करिएगा। जो चीज़ें ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं उन्हीं चीज़ों को ध्यान दे करके उन चीज़ों के प्रति न्याय की भावना रख करके आप जीवन को सही कर सकते हैं। गुरु और सूर्य की युति सप्तम भाव में है। काम 2 बार है, धर्म 2 बार है। काम मतलब हो गया जो आप पाना चाहते हैं, आसक्ति, आपका बिजनेस है तो बिजनेस पे आप पूरा काम करिए। ये मेहनत है, काम मतलब मेहनत समझिए, पूरा मेहनत लगा दीजिए, लेकिन धर्म के मार्ग पे चलते हुए बेईमानी ना करिएगा, पार्टनर को धोखा मत दीजिएगा। ये सारी चीजें बता रहा है ये सप्तम भाव में। इसी प्रकार से आपका जो गुरु किसके साथ बैठा है आप निकाल लो। जो अधिक काम आ रहा है इस पे काम पे ध्यान देना है, धर्म पे ध्यान देना है, मोक्ष पे भी थोड़ा बहुत, यानी बहुत मोक्ष का योग नहीं है। डिटैच मत होइए, आसक्त होने से सफलता मिलेगी, ना कि डिटैच होने से सफलता मिलेगी। उम्मीद है विषय वस्तु आपको समझ में आया होगा। कार्यक्रम को शेयर करिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।